नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नए साल की शुरुआत एक अफसोसनाक वाक़े से हुई। जम्मू कश्मीर में वाक़े वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 बजे भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सभी जख्मियों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती खबरों के मुताबिक अकीदतमंदों के बीच किसी बात पर तनाज़ा हो गया था, उनमें धक्का मुक्की हो गई, इससे भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात नहीं थे। एक अकीदतमंद ने बताया कि भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। भगदड़ में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से हैं। हादसे के बाद भी ये सफ़र जारी है। उधर मरकजी हुकूमत ने मरने वालों के अफराद खानदान को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरने वालों के अफराद खानदान को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से मैं काफ़ी दुखी हूँ। शोक में डूबे खानदानों के तहत उन्होंने अपनी हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि जख्मियों का बेहतर इलाज करवाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए हरियाणा में भिवानी जिले के तोशाम में हफ्ते की सुबह पहाड़ टूटने का वाकया गोवर्धन माइंस की खदान में पेश आया। मौके पर 20 से 25 लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन हादसे के वक्त खदान में जुमला कितने मजदूर काम कर रहे थे, कंपनी के ओहदेदार हादसे को वे करीब 9 घंटे के बाद भी बताने के बावजूद शाम 5 बजे तक इसकी जानकारी नहीं दे पाए। वहीं मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया हादसे को दबाने में लगा है। मरने वालों की तादाद को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंचे भिवानी के SP ने जब ठेकेदार से पूछा तो वो कोई आंकड़ा नहीं बता पाया। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गाजियाबाद से NDRF, मधुबन से SDRF टीमों के साथ हिसार से आर्मी की एक यूनिट बुलाई गई है। मलबे के नीचे से मिलने वाले जख्मियों और लाशों को फौरी वहां से ले जाने के लिए मौके पर 12 एम्बुलेंसेस को भी लाया गया है। भिवानी में पहाड़ टूटने से 20 से 25 लोग दबने की पहले खबर आई थी, जिसकी ठीक तरह से तस्दीक नहीं हो पाई है। बड़े पत्थर बने, वहां पे कई ऐसे बड़े पत्थर थे जो बचाव के काम में रुकावटें पैदा कर रहे थे। यहाँ पे करीब 400 फीट तक यहाँ पे माइनिंग का काम हो रहा था। यहीं पर पहाड़ टूटने से मलबा गिरा था। खदान में मौजूद भिवानी जिले के बागनवाला गांव के कुलदीप और काला ने बताया कि सुबह से ही वो मकामे वाक़या पर मौजूद है। इंतजामिया के मौके पर पहुंचने से पहले 4 से 5 लोगों को डंपर में डालकर ले जाया गया था। उसके बाद से अब तक 4 और लोगों को निकाला जा चुका है। उनका इल्जाम है कि इंतजामिया जानबूझकर इस हादसे को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु के वीरधवनगर जिले के शिवकाशी के करीब मेटुपट्टी में हफ्ते को एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि आज सुबह RKVM पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलसिलावार धमाके हुए। इस हादसे की वजह से कम 7 गोदाम और शेड गिर गए। इन गोदामों में पटाखों और इंतहाई आतिशगीर केमिकल्स का
बड़ा जखीरा था। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाका कीमियाई मादे में रगड़ के बाद हुआ। पुलिस का कहना है कि वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए शिवकाशी सरकारी अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में दाखिल कराया गया। सीनियर रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वहां सिक्योरिटी के उसूलों की कोई खिलाफ वर्जी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुल्क के तकरीबन 10 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दी। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि की 10वीं किस्त जारी की है। इससे कबल किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की माली इमदाद दी जाती है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। मुल्क में तकरीबन 85% किसान छोटे और पसमानदा हैं। इस मौके पर किसान पैदावारी तंजीमों PFO को इक्विटी रकम भी जारी की गई। इससे 1,24,000 किसानों को फायदा होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन 70 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि एक यूनिकॉर्न ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति, आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से जरूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कांग्रेस के मीडिया शुबे के सरबराह रणजीत सिंह सुरजेवाला ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23% रहा, जो कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि नए साल में रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो गई है। नए साल पर रोजमर्रा की अशिया, स्टील, सीमेंट, बिजली, कपड़ों से लेकर जूते, ATM से पैसे निकालने, टोल टैक्स समेत हर चीज महंगी होने जा रही है। वस्त्र, रुमाल, तौलिए, मोजे, सूती साड़ी, इनरवियर, शर्ट पैंट, सिंथेटिक यार्न, कंबल, टेंट, एक्सेसरीज, टेबल पर बिछाने वाले मैट्स, इन पर भी GST बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 72 घंटे में जनता पर लादे जा रहे कपड़ों पर टैक्स के 7% बोझ का 5% से 12% करने वाले बोझ का घोर विरोध किया। और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके चलते कल शाम को यह कहा गया कि फरवरी 2022 तक यह टैक्स डेफर कर दिया गया है, वापस नहीं लिया गया, केवल डेफर कर दिया गया है। शायद फरवरी से अगर मार्च में चुनाव हो तो 1 महीने और आगे बढ़े। परंतु याद रखिए साथियों, और याद रखिए आपके पाठकों, दर्शकों और देशवासियों, मोदी जी ने
कपड़े, वस्त्रों, इनरवेयर, पैंट, शर्ट, हर चीज के ऊपर टैक्स 12% कर दिया है। केवल उसे 2 महीने के लिए पोस्टपोन अप कर दिया गया है। इसका असर क्या होगा? जीएसटी बढ़ने से केवल कपड़ा उद्योग में 15 लाख के करीब नौकरियां खत्म हो जाएंगी। देश में वस्त्र का 80% उत्पादन असंगठित क्षेत्र में होता है। हमें पता है, पानीपत से लेकर और तमिलनाडु तक, लुधियाना से लेकर और देश के दूसरे कोनों तक, लखनऊ इत्यादि तक। इन वस्त्रों पर जब जीएसटी 12% कर देंगे तो पावर लूम और हथकरघा, जैसे मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में हमें पता है कि हथकरघा और पावर लूम दोनों काशी विश्वनाथ में हैं, तो समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भी नए साल के मौके पर इंतखाबी वादों का पिटारा खोलते हुए हफ्ते को कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने पर रियासत के बाशिंदों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम की जाएगी। अखिलेश ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद जब समाजवादी पार्टी इख्तियार में वापसी करेगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह किसानों को भी सिंचाई के लिए पहले की तरह मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो ज्यादा पैसे वाले बन रहे, गरीब को मुनाफा नहीं हो रहा। और कभी सोचना कि जब कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो खुशहाली कैसे आएगी, ये सोचो। अगर कमाई आती हो और महंगाई दोगुनी हो तो खुशहाली कैसे आएगी? घर वाले कभी नहीं आ सकती। अगर कोई महंगाई को बढ़ा रहा है तो वो बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादियों ने तो मंडी में दिसंबर 2021 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन 1,29,780 करोड़ रुपए रहा है। यह कलेक्शन नवंबर महीने के मुकाबले 1,749 करोड़ रुपए कम है। नवंबर में टोटल कलेक्शन जीएसटी के तहत 1,31,526 करोड़ रुपए था। इससे पहले अक्टूबर में जीएसटी का कलेक्शन 1,30,000 करोड़ रुपए रहा था। साल 2017 अप्रैल में जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार नवंबर 2021 में इतना कलेक्शन हुआ था। इससे पहले अप्रैल 2021 में जीएसटी से 1,41,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। वजारत फाइनेंस की जानिब से आज जारी जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में टोटल जीएसटी कलेक्शन 1,29,780 करोड़ रुपए रहा, जो दिसंबर 2020 में हुए कलेक्शन से 13 और दिसंबर 2019 के मुकाबले में 26% ज्यादा रहा है। पंजाब में हुकूमत और गवर्नर के बीच ठंडी नजर आ रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने हफ्ते के रोज चंडीगढ़ में कहा कि गवर्नर ने 36,000 मुलाजिमीन को पक्का करने की फाइल रोक ली है। 2 बार उनके चीफ सेक्रेटरी और 1 बार वो कैबिनेट के साथ जाकर इसे क्लियर कराने की कोशिश कर चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी के दबाव में फाइल रोकी गई है। सीएम चन्नी ने कहा कि अब पीर के रोज पूरी कैबिनेट फिर गवर्नर से मिलने जाएगी। अगर तब भी फाइल क्लियर ना हुई तो फिर वो कैबिनेट के साथ धरना देंगे। सीएम ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि गवर्नर बिजी हैं, हालांकि अब लगता है कि सियासी वजूहात की वजह से फाइल रोकी गई है। उनका फर्ज है कि अगर हुकूमत ने कानून बना दिया है तो उसे वक्त पर क्लियर करें। मेरे घर दे विच सब तो बड़ी थोड़ी सिफारिश जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के सफाई के लिए कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुपवाड़ा जिले के जुमागुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया, जबकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। दोनों जानिब से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। वहां पे दीगर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस को जानकारी मिली कि जुमागुंड इलाके में कुछ दहशतगर्द छिपे हैं। पुलिस ने फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जॉइंट तलाशी मुहिम शुरू की। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की टीम
जामगुड़ के इलाके में पहुंची तो फौरी एक जगह पर छिपे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी मोर्चा संभालते हुए दहशतगर्दों को सबसे पहले सरेंडर करने का इंतबाह दिया। दहशतगर्दों ने इस इंतबाह को अनसुना कर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अभी तक एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 से 3 और वहां दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज ने हफ्ते को साल 9 की आमद पर जिले पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपस में मिठाइयां तकसीम की। जम्मू में मुकीम एक दिफाई तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि बाहमी एतमाद साजी और अमन और सुकून को यकीनी बनाने के लिए साल 2022 के आगाज पर पूंछ और मेंढर क्रॉसिंग पर हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौज ने आपस में मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। बयान में कहा गया कि सरहदों पर जारी जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद के बीच इस किस्म के इक़दाम से जम्मू कश्मीर में अमन व आश्ती को मजीद फरोग मिलेगा। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साल 2021 के माह फरवरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के माहिदे पर अमल दरामद का फैसला हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साल 2003 में जंगबंदी माहिदा तय पाया था, लेकिन इसके बावजूद सरहदों पर तरफैन की दरमियान एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर गोलाबारी के तबादले का सिलसिला तवातर के साथ जारी है, जिसके नतीजे में सरहदों के आर पार बेतहाशा जानी और माली नुकसान हुआ है। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस दुनिया भर में बहुत ज्यादा तादाद में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 15,99,620 यानी करीब 16 लाख नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 6,252 रही। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से अब तक मुतासिर हो चुके लोगों का मजमूई आंकड़ा 28,86,80,388 हो गया, जबकि अमवात की तादाद 54,55,377 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,93,50,553 अफराद का इलाज जारी है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हालात खराब होने लगे हैं। अमेरिका में सेहत खिदमात पर तगड़ी मार पड़ी है तो ब्रिटेन, इटली और फ्रांस में बढ़ते मामलों ने हुकूमतों को हैरान कर दिया है। रूस में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन वबा से मरने वालों का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। कोरोना ने नए साल के जश्न को फीका कर दिया है। दुनिया के तमाम मुल्कों में बड़ी तादाद में उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, हालांकि साउथ अफ्रीका में हालात संभलने लगे हैं। अमेरिका में कोरोना मुतासिरीन की बड़ी तादाद की वजह से सेहत खिदमात चरमरा गई हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। आईसीयू में 78% बेड भर चुके हैं। सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में बीते 7 दिनों में 22,13,940 नए मामले आए हैं। अमेरिका में अब तक 5,37,95,407 मुतासरीन मिल चुके हैं और वबा से 8,20,355 अमवात हो चुकी हैं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 75,900 मामले सामने आए। एक और रिपोर्ट में ब्रिटेन में जुमे के रोज कोरोना के 1,90,000 नए मामले सामने आने की बात कही गई, जबकि 203 लोगों की मौत हुई। वहीं इटली में जुमे के रोज कोरोना के रिकॉर्ड 1,44,243 मामले सामने आए, जबकि वबा से 155 लोगों की मौत हो गई। इटली में अब तक वबा से 1,37,402 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। साल 2021 के आखिरी दिन मुल्क में कोरोना के 22,775 केसेस दर्ज किए गए और इन्फेक्शन से 406 अमवात हुई। 24 घंटे में मुल्क के कोरोना मामलों में 36% का इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,000 है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 1,502 मामले मिले हैं। साल के आखिरी दिन सबसे ज्यादा 74 ओमिक्रॉन केसेस तमिलनाडु में मिले। 31 नए ओमिक्रॉन केस के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। वहीं असेंबली सेशन के दौरान महाराष्ट्र के 10 वुज़रा 20 एमएलए कोरोना पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि अगर रियासत में ऐसे ही कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। वज़ारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना वैक्सीन की रिकॉर्ड 145 करोड़ डोजेज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र की 69% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। 45 से 59 एज ग्रुप के करीब 73% लोगों को भी फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है। हालांकि 18 से 44 एज ग्रुप के करीब 55% आबादी ने ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हैं। साल 2021 के खत्म तक मुल्क की
एडल्ट आबादी यानी जो 18 साल से ज़्यादा के हैं उनके 90% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। वहीं करीब 64% आबादी को जुमे की शाम 7 बजे तक वैक्सीन की दोनों डोजेस लगाई जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसी रियासत है जिसकी पूरी आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 40% से ज़्यादा है। हिंदुस्तान में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 1 जनवरी यानी नए साल से वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग कोविन ऐप या ऑन साइट की जा सकेगी। वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग के लिए 10वीं का आईडी कार्ड भी काबिल कबूल होगा। वजारत सेहत के मुताबिक 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। मुल्क में इस एज ग्रुप की तादाद करीब 10 करोड़ के आसपास है। कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर आर शर्मा ने बताया कि 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा आईडी कार्ड नहीं होगा। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविन के अलावा वेरीफायर या वैक्सीनेटर के जरिए ऑनलाइन स्लॉट ऑन साइट भी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग की जा सकेगी। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए मरकजी हुकूमत लगातार रियासतों को एडवाइजरी जारी कर रही है। यूनियन सेक्रेटरी फॉर हेल्थ राजेश भूषण ने हफ्ते के रोज सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के इक़दाम के बारे में एक चिट्ठी लिखी। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने रियासतों को टेम्पररी हॉस्पिटल्स कायम करने का अमल शुरू करने और होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए खास टीमों की तश्कील करने की सलाह दी। मुल्क में 1500 के करीब पहुंचे ओमिक्रॉन के केसेस कोविड-19 इन्फेक्शन में भी बड़ा उछाल आया है। एक दिन में 22,775 नए मामले सामने आए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को रैपिड टेस्ट बढ़ाने के अहकाम दिए हैं। यही नहीं, जिले के सतह पर जरूरी अद्वियात और ऑक्सीजन का स्टॉक करने के लिए भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। हुकूमत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को लिखे एक खत में हालात से निपटने के लिए तैयारियों को चाको चौबंद रहने की सलाह दी। हुकूमत का कहना है कि मुल्क में हर रोज 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की सलाहियत है, लेकिन मौजूदा वक्त में रियासतों को इसे और बढ़ाने की जरूरत है। हरियाणा में ऐसे लोगों को आज घर के बाहर निकलने से कई बार सोचना पड़ा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस नहीं लगवाई। रियासती हुकूमत के एक हुक्म के मुताबिक इन लोगों की आज से पब्लिक प्लेसेस पर एंट्री बैन रहेगी। ऐसे लोग ना रोडवेज बस में सफर कर पाएंगे और ना ट्रेन में चढ़ पाएंगे। सभी तरह के सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मैरिज प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोजेस नहीं लिए हों। इन अहकाम पर अमल की जिम्मेदारी मुताल्लिका अजला के कलेक्टर्स को दी गई है। कलेक्टर्स की जानिब से बनाई गई अलग अलग टीमें पब्लिक प्लेसेस पर रैंडम चेकिंग करेंगी। इस चेकिंग के दौरान अगर किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसा शख्स मिला जिसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस नहीं लगी होंगी तो इसकी जिम्मेदारी मुताल्लिका जगह के मालिक की होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसेस के बीच कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती कर दी है। नए साल के पहले दिन ही झटका देते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने 8 मिलियन यानी 80 लाख कोरोना मामलों और 80,000 अमवात का इम्कान जाहिर कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रियासत में तीसरी लहर वाज़ेह तौर से आनी तय है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर प्रदीप व्यास ने जुमे की देर शब सभी जिले कलेक्टर्स और तिब्बी अफसरान को लिखे खत में कहा कि तीसरी लहर में कोविड इन्फेक्शन की तादाद बहुत बड़ी होने जा रही है। डॉक्टर प्रदीप का कहना है कि अगर तीसरी लहर में 80 लाख कोविड मामले आते हैं तो भले ही 1% मामले में हलाकत तस्वुर किया जाए तो भी हम 80,000 अमवात को दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने अफसरान से अपील की कि वो इस बयान से सुस्त ना हो कि तीसरी कोविड ओमिक्रॉन लहर हल्की और खतरनाक नहीं है। डॉक्टर प्रदीप ने गुजारिश की कि ये उन लोगों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जिनकी टीकाकारी नहीं हुई है और जिन्हें कई दीगर बीमारियां हैं। इसलिए बराए करम टीकाकारी कवरेज में असलाह करें और लोगों की जान बचाएं। यह खत सभी डिविजनल कमिश्नरों, जिला कलेक्टर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और जिला काउंसलरों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भेजा गया है। कोरोना पॉजिटिव होने पर घर में या अस्पताल में लोगों के आइसोलेट होने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अमेरिका में एक खातून को फ्लाइट के बाथरूम में आइसोलेट होना पड़ा, वो भी 3 घंटे के लिए।
ये वाकया 19 दिसंबर का है। अमेरिका के मिशिगन रियासत की मरीसा फोर्टिया अमेरिका से आइसलैंड की फ्लाइट में सफर कर रही थी। आधे सफर में उनका गला दर्द होने लगा तो उन्होंने बाथरूम जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसमें बड़ी बात यह रही कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और बूस्टर डोज भी लगा चुकी हैं। फ्लाइट में सवार होने से पहले उन्होंने 2 RT-PCR टेस्ट और 5 रैपिड टेस्ट किए थे, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी। लेकिन फ्लाइट से 1.5 घंटा पहले उनके गले में सूजन महसूस होने लगी थी। फ्लाइट में बैठे के बाद जब उनके गले का दर्द बढ़ने लगा तो उन्होंने टेस्ट करने के बारे में सोचा। मरीसा ने बताया कि जब फ्लाइट में टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी हालत बताते हुए वो घबराहट के मारे रोने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे अफरादे खानदान के लिए डर लग रहा है, जिनके साथ मैंने कुछ देर पहले खाना खाया था। मैं प्लेन के बाकी पैसेंजर्स के लिए डर रही थी, मुझे अपने लिए भी डर लग रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट ने एक चैनल को बताया कि उन्होंने मरीसा को आइसोलेट करके बिठाने के लिए सीट अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट फुल होने की वजह से उनके लिए खाली स्पॉट नहीं बन पाया। इसके बाद मरीसा ने खुद बाथरूम में आइसोलेट होने का फैसला किया क्योंकि वो दूसरों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। हिंदुस्तान ने हफ्ते को अफगानिस्तान को 5 लाख कोविड-19 की कोवैक्सीन की खुराकें भेजी और आने वाले हफ्तों में 5 लाख खुराकों की मजीद खेप भेजी जाएंगी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वैक्सीन की खुराकें काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल के हवाले कर दी गई हैं। इससे कबल 11 दिसंबर को हिंदुस्तान ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 1.6 मीट्रिक टन लाइफ सेविंग ड्रग्स पर मुश्तमिल इंसानी इमदाद की पहली खेप अफगानिस्तान भेजी थी। ये अद्वियात दिल्ली से वापसी काम एयर की परवाज के जरिए भेजी गई और उन्हें काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले किया गया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि आने वाले हफ्तों में हम गंदुम की फराहमी और बकिया तिब्बी इमदाद का काम शुरू करेंगे। इस सिलसिले में हम नकलो हमी के तरीकों को हतमी शक्ल देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और दीगर के साथ राब्ते में हैं। दो 2021 खत्म हो गया है। पूरे साल क्रिकेट खिलाड़ियों ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। टीम इंडिया ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में मात दी। वहीं इंग्लैंड की जमीन पर भी हम 2 टेस्ट मैच जीते। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम अच्छा मुजाहरा नहीं कर पाई, लेकिन 2022 में टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने का भी मौका है। पाकिस्तान के साथ भी हमारे 2 बड़े मुकाबले तय हैं। पहली भिड़ंत एशिया कप में होगी और दूसरा महामुकाबला T20 वर्ल्ड कप में होगा। वहीं इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंडिया के पास टेस्ट सीरीज जीतने का मौका होगा। वबा के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खवातीन में डर और तशद्दुद दोनों को बढ़ा दिया है। दुनिया भर में ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिसको सोशल मीडिया पर हाथों हाथ लिया जा रहा है। इसी मुद्दे से जुड़ा डेल्टा फ्लाइट का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। एक खातून पैसेंजर एक बुजुर्ग शख्स के मास्क ना लगाने पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने उस शख्स को थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उस खातून ने उस आदमी के मुंह पर थूकते हुए भी उसे देखा गया। ध्यान देने वाली बात यह कि इस पूरे बवाल के बीच खातून खुद भी बिना मास्क पहने दिख रही थी। हालांकि इस दौरान फ्लाइट में मौजूद क्रू मेंबर्स उस खातून को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। खबरों के मुताबिक इस खातून को इसके रवैये के लिए बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी खबर ताइवान से। ताइवान की सदर साई इंग वेन ने चाइना के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने चीन की जानिब से लगातार बढ़ते फौजी और डिप्लोमेटिक दबाव के बीच अपनी आज़ादी और जमहूरियत को बनाए रखने को लेकर उन्होंने काफ़ी अपना रिजॉल्व दिया है। उन्होंने कहा कि अपने नए साल की तकरीर में सदर ने कहा कि हम जमहूरियत और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं कर सकते और ताइवान हांगकांग को सपोर्ट करता रहेगा। अपनी तशवीश दिखाने के अलावा हम अपनी मेहनत से अपनी आज़ादी को किसी के दबाव में आकर नहीं खोएंगे और ताइवान में जमहूरियत का दौर जारी रहेगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।